हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस चैप्टर का वन शॉट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको ये जो क्वेश्चंस है बहुत ज्यादा इजी लगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज डेफिनेटली आई विल बी प्रोवाइडिंग यू seriously powerful content. So let's start. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन द एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ परमिट लाइसेंस राज प्रिवेंटेड सर्टेन फॉर्म्स फ्रॉम बिकमिंग फेयरली कॉम्पिटिटिव। ये सही है, बहुत सारा रेगुलेशन था, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता था, तो इससे काफी सारी जो फॉर्म्स है वो कॉम्पिटिटिव नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? प्राइवेट सेक्टर वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसिंग। बिल्कुल सही बात है, उनको बाय हुक और बाय क्रुक लाइसेंस लेना था, तो कॉम्पिटिटिव कहां से बन जाएगी? बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था रेदर देन ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा ले लेती थी, तो रीजन सही है जो कि असर्शन को कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्टैब्लिश रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजीम, ओके, जिसमें टू अवॉइड यूनिलैटरली प्लेस्ड आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस बाय मेंबर नेशन। बिल्कुल सही है। वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन कहता है फ्री ट्रेड को प्रमोट करो, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं चाहे वो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस या नॉन टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस, उनको खत्म करना है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इट इज इंपेरेटिव टू एनलार्ज वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ये जो यूनिलैटरली प्लेस्ड आर्बिट्रेरी रिस्ट्रिक्शंस है इनको रोकना चाहती है। तो जो रीजन है वो कंप्लीटली जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion. Next one, under liberalization measure taken by the government of India, regulation of industrial sector was extremely crucial. No, this is a very important word, regulation. भाई रेगुलेशन नहीं करना था, रेगुलेशन से तो खत्म करना था, खात्मा करना था। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रिजेक्टेड बिकॉज रेगुलेशन नहीं करना, हमने तो रिस्ट्रिक्शंस जो है खत्म करनी है, कर्टेल करनी है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अबॉलिश की गई ऑलमोस्ट सभी फॉर्म्स के लिए एक्सेप्ट फॉर 5 इंडस्ट्रीज थी, जिसमें अल्कोहल, सिगरेट, देन इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डेंजरस केमिकल्स, एक और थी, कमेंट बॉक्स में बताना कौन सी थी वो। मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व्ड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वहां पे क्या कहा गया कि आप इन एरिया में लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाले भी आ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, तो डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज किया गया। And in most of the industries, market has been allowed to determine prices independently. मतलब ultimately free access दे दिया market forces of demand and supply को कि आपने अब rates जो है वो decide करने हैं। इसके बाद डी रिजर्व किए गए काफी सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे अब जो कैटेगरी ए वाले इंडस्ट्रीज थी, पहले वो इंडस्ट्रीज थी 17 1956 के इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में, उसके बाद 91 तक आते आते उसको 8 कर दिया, देन 2010-11 तक आते उसको 3 कर दिया, तो वो सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो कम की गई। और दिस वाज नेसेसिटेटेड बाय द स्लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो प्री रिफॉर्म एरा था, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी वो ग्रो नहीं कर रही थी, इसलिए ऐसा डिसीजन लेने की जरूरत थी। प्लस उसके बाद और भी चीजें कही गई, जैसे इंपोर्ट करने के लिए कह दिया गया कि आप कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। आपने तो ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखने, अगर 3 नंबर का तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। देन प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने की बात की, तो ये पॉइंट्स भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नाउ डिस्कस एनी 2 लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू टैक्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ 1991। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो टैक्स रिफॉर्म्स ये भी लिबरलाइजेशन का पार्ट है। तो टैक्स रिफॉर्म में क्या किया गया? रिडक्शन किया गया टैक्सेस को। वीडियो में अगर आपने देखा हो 1991 वाला जो आपको टैक्स स्लैब दिखाया था, कितना भाई खतरनाक टैक्स स्लैब था। 1 लाख से ऊपर कमाया कितना परसेंट टैक्स? 50% टैक्स, और ऊपर 12% सरचार्ज भी। वीडियो में देखा, आपको गुस्सा आएगा कि यार इतना टैक्स सरकार लेती थी उस टाइम पे। तो ये टैक्सेस जो थे वो कम किए गए।
क्यों कम किए गए? बिकॉज अगर टैक्स ज्यादा लगाओगे लोग कहेंगे टैक्स देने नहीं भाई, इतने पैसे क्यों दे हम। एंड टू एनकरेज बेटर कंप्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया गया। अगर टैक्स प्रोसीजर, टैक्स पे करना डिफिकल्ट है तो टैक्स पे करने वाले जो लोग होंगे वो टैक्स नहीं पे करेंगे, उनको लगेगा बहुत बड़ी सिरदर्दी है, उसको इजी करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो ये दो लिबरलाइजेशन के मेजर्स से टैक्स रिफॉर्म्स को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 8 नवंबर 2016। भाई डिमोनेटाइजेशन वाला डेट दे दिया, ये गलत हो गया। 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्लीमेंट ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया, ये सही है। तो असर्शन गलत है, रीजन सही है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। Now, trade and investment policy of India had undergone comprehensive changes in the post 1991 reform period. Do you agree with the given statement? Yes, we completely agree with the given statement. आपने वैलिड आर्ग्यूमेंट के साथ बताना है। हाँ जी, बहुत ज्यादा चेंजेस हुए थे लिबरलाइजेशन की वजह से। इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा आनी शुरू हुई थी। अब इसके पीछे क्या किया गया? देखो, जो टैरिफ्स थे उनको रिड्यूस किया गया, जो कोटा बैरियर्स थे उनको रिड्यूस किया गया। अल्टीमेटली देखा जाए जो भी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन सरकार ने लगा के रखी हुई थी उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को काफी हद तक कम किया गया और जो फॉरेन ट्रेड का प्रोसीजर है उसको काफी ज्यादा इजी बनाया गया। लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, मतलब बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को रैशनलाइज किया गया, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज नहीं लगाई गई ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं वो प्रमोट हों, इंडिया के गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में compete करें। अल्टीमेटली देखा जाए तो फ्री ट्रेड को कुछ हद तक प्रमोट करने के लिए सरकार ने सारे डिसीजन जो है वो लिए। नवरत्न पॉलिसी हैज फैसिलिटेटेड द मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड ये डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। देखो, पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में ना सरकार ने जो नवरत्न पॉलिसी है वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के लिए बनाई ताकि वो अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। देखो, नवरत्न कंपनीज ऐसी कंपनीज थी जो सरकार की बहुत बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज थी। अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को थोड़ा ना सरकार डिसइन्वेस्ट करेगी। इसमें क्या कह रहे हैं? प्रमोशन, मेंटेनेंस, प्रमोशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को डिसइन्वेस्ट करना है जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में लॉसेस चल रहे हैं, जिनमें प्रॉफिट चल रहे हैं, उनको डिसइन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि उनको क्या करना है? प्रोफेशनलिज्म और साथ साथ उनको और ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाना है, एफिशिएंट बनाना है ताकि वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में दूसरी कंपनीज के साथ भी compete कर सके। द गवर्नमेंट पार्टली डिसइन्वेस्टेड सम पीएसयूज, जो कि मैंने आपको बता दिया कौन से पीएसयूज डिसइन्वेस्ट किए थे जो लॉस मेकिंग थे। हाउएवर कई ऐसे पीएसयूज थे जिनको बहुत ज्यादा मैनेजरियल और ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिली ताकि ये पीएसयूज जो है वो पूरी दुनिया में क्या कर सके? compete कर सके, अपने रिसोर्सेज को रेज करें फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। जैसे अब काफी सारे मैं पीएसयूज बताता हूँ। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, जैसे BHEL है, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? गूगल करके देख लो, IOC का शेयर प्राइस आपको दिख जाएगा कि ये पैसा रेज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। BHEL का शेयर प्राइस, तो पैसा रेज कर सकते हैं। तो इन नवरत्न कंपनीज को ज्यादा ऑटोनॉमी दिया गया ताकि और ज्यादा ग्रो करेंगे। नेक्स्ट असर्शन देखते हैं, लाइसेंस परमिट राज वाज अ मेजर ऑब्स्टेकल फॉर ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बिल्कुल सही। Private sector wasted huge amount of in obtaining licensing rather than on improving the product quality, ये भी सही है। रीजन assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation. Now elaborate how the economic reform process of India impacted the agricultural sector. हाँ जी, बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट किया था। ऐसा क्यों किया था? देखो, पहली बात तो जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, मतलब सरकारी इन्वेस्टमेंट थी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम की गई, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कम होगी एग्रीकल्चर की, तो एट द एंड ऑफ द डे इट विल बी अ लूजिंग सिचुएशन फॉर फार्मर्स। एंड फार्मर जो सब्सिडीज ले रहे थे सरकार से, उनको पार्शियली कम किया गया, रिड्यूस किया गया सब्सिडीज को। अब जब सब्सिडीज ले लेंगे, सब्सिडीज से क्या होगा? उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले कम हो रहा था, बट जब सब्सिडीज ही रिमूव कर दी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, जिससे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है वो काफी ज्यादा इंपैक्ट होंगे। पहले मान लो सपोज
लेट्स से एक एग्जांपल से देखते हैं, फार्मर को सीड्स जो थे वो 100 रुपए के मिल रहे थे, ओके, सब्सिडाइज रेट पे। पर वैसे वो सीड्स का जो पैक था वो 200 रुपए का था, दैट मीन 100 रुपया कौन पे कर रहा था, 100 रुपया सरकार पे कर रही थी। अब सरकार कहती है हम पार्शली इसको रिमूव कर देंगे, अब वो आपको 50 रुपए और देने पड़ेंगे, तो बेचारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को तो थोड़े थोड़े पैसे भी चुकते, तो ये नुकसान था। Elaborate how the economic reform process of India impacted the industrial sector। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरह से इम्पैक्ट किया, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने बहुत ही पुअरली परफॉर्म किया आफ्टर द रिफॉर्म्स। ऐसा क्यों, बिकॉज अब हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल गुड्स का डिमांड है वो कम हो गया, क्योंकि हमें चीपर इंपोर्ट्स अवेलेबल होने लगे, बाहर से बहुत सारे सस्ते सामान मिलने लगे। और मोर ओवर हमारी कंट्री में आपको पता ही है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो थी, अभी भी बहुत ज्यादा कमी है, बट स्टिल ये गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैसिव स्केल पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च किया जा रहा है, तो कि एक अच्छी बात है। पावर सप्लाई की बहुत ज्यादा कमी थी, और हमारे यहाँ पे जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स थी अल्टीमेटली वो कमी थी, जिसकी वजह से जिसका बेनिफिट जो था, वो जो बड़ी बड़ी ग्लोबल जायंट कंपनीज एमएनसीज हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिट हमारी कंट्री से लेके जाती थी, बिकॉज अल्टीमेटली कंज्यूमर ने तो यार वहीं से सामान खरीदना है ना, जहां से उनको सस्ता मिलेगा, महंगा सामान क्यों खरीदेंगे वो। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। यस, दिस इज ट्रू। ओइंग टू ग्लोबलाइजेशन मैनी इंडियन कंपनीज हैव एक्सपेंडेड देयर ऑपरेशंस अब्रॉड। ये भी सही है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे इन्फोसिस हो गया या फिर टीसीएस हो गया, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया अब्रॉड में, और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज इनको काम भी देती हैं। Indian economy has certain advantages which have made it a favorable outsourcing destination। Yes, बिल्कुल सही बात है। अब आउटसोर्सिंग की किस लिए जाती है, क्लिनिकल एडवाइस के लिए, टीचिंग के लिए या कॉल सेंटर्स के लिए। क्यों इंडियन इकोनॉमी को ज्यादा एडवांटेज है, पहली बात तो देखो इंडिया में ना स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, और वो बहुत सस्ती भी है, चीपली अवेलेबल मिल जाएगी। और लेबर एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसिडर किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। अगर लेबर सस्ती मिल गई तो काफी ज्यादा काम हमारा क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। दूसरी बात, इंडिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, आईटी हब्स इंडिया में बने हुए हैं। अब बड़ी बड़ी सिटीज में चल जाओ, नोएडा, गुड़गांव, पुणे, बेंगलुरु, इन सिटीज में बेसिकली बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो चुकी है। तो इस वजह से जो आउटसोर्सिंग है इंडिया में फेवरेबल बन रही है, इसलिए इंडिया में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज क्या कर रही है, अपना हब बना रही है। नेक्स्ट वन, इन द पोस्ट रिफॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू प्राइवेटाइज प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कई बार क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्या सोचते हैं, भाई प्राइवेटाइज तो की थी प्राइवेटाइजेशन में, बट वर्ड क्या आ गया, बहुत सारी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, बट दिस इज रॉन्ग। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में उन कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को तो और ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। सरकार क्या कह रही है, दीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी इन टेकिंग वेरियस डिसीजन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। प्रोफेशनलिज्म लेके आए इनमें, ताकि ये और ज्यादा कंपटीशन कर सके पूरी दुनिया के साथ, ओके। और इनको फाइनेंशियल मार्केट से पैसा रेज करने की भी ऑटोनॉमी दे दी, इतना ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई थी। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज को नहीं, लॉस मेकिंग कंपनीज को प्राइवेटाइज किया गया था। इंडस्ट्रियल सेक्टर परफॉर्म पुअरली इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड, एल्यूसिडेट द गिवन स्टेटमेंट। तो जब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पीरियड आया था, तो इंडिया ने ना अपने दरवाजे ओपन कर दिए थे फॉरेन कंपनीज के लिए। अब जब फॉरेन कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन होगा, तो डेफिनेटली जो हमारा डोमेस्टिक गुड्स था उनका डिमांड क्या हुआ, कम हुआ। क्यों हुआ, बिकॉज जितने फॉरेन प्रोडक्ट्स आ रहे थे वो फॉरेन प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स, एग्रेसिव प्रोडक्ट्स थे, जो कि इंडियन बंदों को पसंद भी आ रहे थे, ओके। तभी तो इंडिया में इतने ज्यादा ये प्रोडक्ट्स फेमस हो गए। क्यों मैकडोनल्ड फेमस हुआ इंडिया में, क्यों KFC फेमस हुआ इंडिया में, क्यों भाई आईफोन फेमस हो गया इतना ज्यादा, इसी वजह से फेमस हुआ, बिकॉज डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई प्रोडक्ट्स में बात थी। एंड एक किस्म से ना
सॉफ्ट हेजीमनी जिसको कह देते हैं, सॉफ्टली इंडिया पे एक जो इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म है वो क्रिएट कर दिया। तो इंडियन प्रोडक्ट्स जो थे वो पीछे बैक सीट पे आ गए एंड जो फॉरेन प्रोडक्ट्स थे वो फ्रंट सीट पे आ गए। Now briefly outline any two reasons for the initiation of economic reforms in 1991. Okay, क्या reasons थे? पहला था high inflationary pressure, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, 17% के अराउंड हमारा इन्फ्लेशन था, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था जो कि खतरनाक था। दिस इज फिस्कल डेफिसिट, बहुत ज्यादा फिस्कल डेफिसिट था, तकरीबन 8.5% के अराउंड हमारा फिस्कल डेफिसिट था जीडीपी का, जो कि बहुत ज्यादा है। ओके, ये कितना होना चाहिए? मैनेजेबल 3% तक होता है, 8.5% बहुत ज्यादा है। लेस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, हमारे पास सिर्फ 2 हफ्तों का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा था, जिससे अगर ये खत्म हो जाता तो हम जो इंपोर्ट्स थे वो भी ना कर पाते। बीओपी का इम्बैलेंस था, हमारे इंपोर्ट्स जो थे वो एक्सपोर्ट्स से काफी ज्यादा थे, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा था और हमारी जीडीपी की ग्रोथ जो थी इतनी ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा गल्फ में वॉर चल रहा था, गल्फ वॉर, कुवैत वॉर चल रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा ऑयल के प्राइसेस क्या हो गए थे, इंक्रीज हो गए थे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। साथ ही साथ जो इंडिया का रेमिटेंस था वो फॉल कर गया वॉर की वजह से, इट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द पोटेंशियल रीजन। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो चैप्टर में मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है इन सारी चीजों को, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बताता। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर मतलब महंगाई होना, फिस्कल डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर्स का ज्यादा होना इनकम से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब फॉरेन करेंसी कितनी पड़ी है हमारे पास, बीओपी इम्बैलेंस मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिनेरियो है, और लो जीडीपी ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कम थी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ सेट ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस। सी दिस, you will definitely going to get confused in this question. Stabilization and structural reform, तो क्या था गवर्नमेंट ने? स्टेबलाइजेशन मतलब कंट्री को किस तरह से स्टेबल करे। तो उसके लिए पहले तो देखो फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन पे कंट्रोल कैसे करेंगे? तो कंटेनमेंट ऑफ एक्सेस मनी सप्लाई, बिकॉज देखो इन्फ्लेशन कब होती है? इन्फ्लेशन होती है जब इकोनॉमी में पैसा बहुत फालतू का है, ये फालतू का पैसा निकालना है, तो इस तरह से हम इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओके, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, जिसमें हम इंडस्ट्रियल डी लाइसेंसिंग कर रहे थे, डी रेगुलेशन ऑफ प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें हम आरबीआई को कह रहे थे कि भाई अब फैसिलिटेटर बन जा, रेगुलेटर का काम जो है वो छोड़ दे। काफी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स आए, फॉरेन बैंक्स आए हमारे देश में। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो की ऑब्जेक्टिव ऑफ सच पॉलिसीज वाज टू ब्रिंग ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। सो अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है। Many economists believe that the economic reform process of 1991 had adversely affected the agricultural sector. Do you agree with the given statement? Quote valid argument in favor of your answer. बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चरल सेक्टर एडवर्सली इंपैक्ट हुआ था। वैसे हम ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला पॉइंट, सरकार ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी थी एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज को रिड्यूस किया गया था, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड there had been a shift from production from domestic market towards production for export oriented market, focus on cash crop। तो जो क्रॉपिंग पैटर्न था वो चेंज किया था, जिसमें हमने कहा था कैश क्रॉप्स को ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया ताकि हम एक्सपोर्ट करके ज्यादा पैसा कमाएं। इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हमारा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। और एक पॉइंट इसमें और कर सकते हैं, हमने जो फॉरेन के जो फार्मर्स हैं उनको अलाउ कर दिया इंडिया में अपने फूड ग्रेन्स को बेचने के लिए। अगला क्वेश्चन, डिस्कस एनी टू लिबरलाइजेशन मेजर्स पर्टेनिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोसेस ऑफ 1991। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसा क्या किया? तो पहली बात तो आरबीआई का रोल चेंज कर दिया, आरबीआई के रोल को एक रेगुलेटर से फैसिलिटेटर का रोल बना दिया। अब ऐसा क्या था, एज अ रेगुलेटर आरबीआई क्या करता था, बैंक को कहता था भाई इतना % लोन पे ब्याज लगाओ, इंटरेस्ट इतना लगाओ, अगर आपने डिपॉजिट किया पैसा तो इतना % ब्याज दो। तो हर चीज को रेगुलेट करना, हर चीज में आरबीआई ने डिसीजन मेकिंग में काम करना। बट अभी कह दिया
आरबीआई ने सभी को कि अब मैं आपको रेगुलेट नहीं करूंगा, आई एम ओनली गोइंग टू फैसिलिटेट यू। आपकी मर्जी आपने कितना इंटरेस्ट देना है, आपकी मर्जी आपने लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट लेना है। तो वो फाइनेंशियल सेक्टर अपने डिसीजंस अब खुद ले सकते थे आरबीआई को कंसल्ट किए बिना। देन काफी सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, चाहे वो इंडियन बैंक्स है चाहे वो फॉरेन बैंक्स है, वो आए। प्लस इन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का जो लिमिट है वो क्या कर दिया, बढ़ा दिया। 51% इन प्राइवेट इंडियन बैंक्स एंड 40% इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव हो। क्योंकि कोई भी पर्सन जब ना अपना पैसा लेके आएगा इन्वेस्टमेंट करने, तो वो ओवरऑल एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देगा। स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन, सरकारी ओनरशिप को त्यागना, सरकारी ओनरशिप को छोड़ना, इसका मतलब है जी प्राइवेटाइजेशन। तो जितनी भी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप उसमें से क्या करती है, डाइल्यूट कर देती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन। केस स्टडी ये देखते हैं, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इंडिया अर्ज्ड WTO to relax rules to allow country to export food grains from its public stocks to maintain to the nation facing food crisis। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ने कहा यार जो नेशन ना फूड क्राइसिस को फेस कर रहा है, आप हमें अलाउ कर दो, हम उसको फूड पहुंचा देंगे। इंडिया कैन हेल्प reduce food insecurity, but there is hesitation on the part of WTO. WTO relax नहीं कर रहा। India's finance minister said, food, fuel and fertilizers are global public goods and ensuring access of these for developing and emerging economy is very crucial। बिल्कुल सही बात है, तीनों चीजें रोटी कपड़ा मकान ये बेसिक चीजें होती है। She also shared India's experience including robust gain in agriculture production, citizen-centric food security programs and innovative delivery mechanisms such as One Nation One Ration Card Scheme। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स जुलाई 2022 का एक न्यूज़पेपर का कटिंग जो है वो आया था। अब इसके रिलेटेड कुछ आंसर्स देखते हैं जो क्वेश्चंस के बन रहे हैं। स्टेट एंड डिस्कस एनी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रेटर मार्केट एक्सेस देना टू ऑल मेंबर कंट्रीज, ओके, ताकि फ्री ट्रेड को प्रमोट किया जा सके। एंड काफी सारे बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड जो है वो स्टार्ट करने, और जो बैरियर्स हैं चाहे वो टैरिफ के हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो क्या करने, स्टैब्लिश करने, वो खत्म करने हैं। मतलब अल्टीमेटली टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर को खत्म करके हमने बाइलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स जो वो एस्टैब्लिश करने हैं। 21st क्वेश्चन, नेम एनी 2 स्टेप्स टेकन बाय इंडिया टू स्ट्रेंथन द फूड सिक्योरिटी। ये भी उस केस स्टडी से रिलेटेड है, आप ये चीज देख सकते हो। सिटीजन सेंट्रिक फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम एंड इनोवेटिव डिलीवरी मैकेनिज्म सच एज वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो ये देखो, robust gain in agricultural production, citizen centric food security program and food delivery mechanism। 2 स्टेप्स कहे हैं, नेम एनी 2, वो 3 स्टेप्स हैं, तो तीनों स्टेप्स आपको बता दिए। डैश वाज द प्रेडिसेसर ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था, इसका नाम था गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1948 एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995। स्टेट एनी वन आउटकम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। एक पूछी गई थी बट काफी सारे लिख दिए। ग्रेटर इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो ग्लोबलाइजेशन से क्या कर दिया, ग्लोबलाइजेशन से किया कि काफी सारी कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं। अब जब काफी सारी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट्स करेंगी तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा। इन्फ्लेशन कम हुई, जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन थी वो सिंगल डिजिट में आई, ओके, बहुत फायदा हुआ इसका। कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हुआ, जब बहुत सारी कंपनीज कंपटीशन के लिए आएंगी तो उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन से बहुत ज्यादा चीजें सीखने को मिलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में शेयर बढ़ा डेफिनेटली। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, बिकॉज अगर इन्वेस्टमेंट्स को लेके आना है तो रोड्स अच्छे बनाने पड़ेंगे, रेलवेज अच्छे बनाने पड़ेंगे, पोर्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे, एयरपोर्ट अच्छे बनाने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। लेबर लॉस सही किए गए,
बहुत ज्यादा रिजिड लेबर लॉस थे इंडिया के, इसको काफी ज्यादा सही किया जा रहा है और काफी सारी जो जॉब्स है वो क्रिएट हुई। हमने एक बेनिफिट था बट हमने काफी सारे जो बेनिफिट्स है वो इसमें डिस्कस कर लिए है। तो बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ भी इसके आंसर्स जो है वो लिख सकते हो। इंडिया इज ऑफन कॉल्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही है, आपको बता दिया, बिकॉज बहुत ज्यादा स्किल्ड मैन पावर इंडिया में अवेलेबल है और वो सस्ते रेट पे मिल जाती है और आईटी का रेवोल्यूशन इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है। इस वजह से इंडिया में बहुत सारी कंपनीज जो है वो आउटसोर्स करती हैं काम को। नेम एनी वन महारत्ना कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और भी बहुत सारी कंपनीज जो महारत्ना कंपनीज बन सकती है। सीबीएसई इतनी ज्यादा नहीं पूछेगा, एक दो वो डेफिनेटली पूछ सकता है, तो एक दो को ध्यान में रखना, कोई भी एक दो, चाहे ये दो याद रख लो, एक दो नवरत्न कंपनीज याद रख लो, तो कोई ना कोई कंपनीज पूछी जा सकती है आपसे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, recently the government of India has decided to merge MTNL and BSNL on account of rising losses, justify the steps taken by government of India, बिल्कुल सही है जी। सरकार ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि अप्रोप्रिएट था, लॉस होगा तो भाई कितनी देर लॉस मेकिंग कंपनी को चलाई जाएंगे, तो सरकार ने क्या दोनों को मर्ज कर दो। किस लिए? ताकि एक तो इकोनॉमिक और फंक्शनल एफिशिएंसी हो, एटलीस्ट दो जगह पे लॉस मेकिंग कंपनी से बेटर है ना उसको एक जगह पे कर दो, तो फंक्शनल एफिशिएंसी थोड़ी बहुत ही आएगी, कुछ ना कुछ लॉसेस को कम किया जाए। एंड गवर्नमेंट चाहता था कि टेलीकॉम कंपनीज जो है ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। ओके, टेलीकॉम कंपनीज में काफी ज्यादा कंपटीशन चाहिए इस टाइम पे। जो मेजर जो टेलीकॉम के जायंट्स है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वीआई हो गया, यही जायंट्स है। वीआई तो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, तो बीएसएनएल को एक अल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो कंपटीशन में लाया जाएगा। बट अगर इसमें और ज्यादा पैसा लगे, बिकॉज इसका जो इंटरनेट है बहुत ही ज्यादा सही नहीं चलता, कई बार नेटवर्क के इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। सो विद दिस हमारा वीडियो खत्म हो गया, चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर दिया, पीवाईक्यूज इसके हो गए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।